हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बट इस क्लास में मैं सिर्फ बॉन्डिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। एक है वर्नर्स थ्योरी पहली, उसके बाद हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और तीसरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसके अंदर अब हम इन तीनों की लिमिटेशंस और इनके एडवांटेजेस दूसरे के ऊपर क्या हैं, क्वेश्चंस करते वक्त हमें इन तीनों पे फोकस करके रखना पड़ेगा कौन सी थ्योरी से हम इसे बेस्ट क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। लेट्स टेक अप द फर्स्ट थ्योरी विच वाज द वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। जो बेसिक डेफिनेशन थी जो वर्नर ने एक्सपेरिमेंटली कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करके बनाई, वो ये थी कि हर एक कॉम्प्लेक्स को उसने नोट किया कि उसके अंदर उसने कहा 2 वैलेंसीज होती है, the primary and the secondary valency. Then he said that the primary valency is going to be the ionizable part and the secondary valency is the non-ionizable one. Then he said that the secondary valency results in the structure of a molecule which has spatial arrangements. But one thing he could not help was to explain the magnetic moment and the color of complexes, but he was to a very large extent able to explain the chemistry in coordination compounds in great detail. He was able to explain isomerism in coordination compounds very well. Now let us take some examples and study the first part of the theory, which is compound you will say has a primary valency of 3, मतलब the ionizable part कि उसमें 3 क्लोराइड जो हैं वो फ्री हैं, और उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है 6 जो कोबाल्ट ने सेंट्रल मेटल ने अमोनिया के साथ बनाए। तो जो आयनाइजेबल पार्ट वो प्राइमरी वैलेंसी, जो कोऑर्डिनेटेड पार्ट सेंट्रल मेटल के साथ वो सेकेंडरी वैलेंसी। इन दिस केस प्राइमरी 3 सेकेंडरी 6 आर द नंबर्स विच यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। फिर शेप जो उसने बताया कि 6 लिगेंड एक के आसपास है, वो फिक्स्ड एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तक उसने बताया, बट द मैग्नेटिक मोमेंट एंड कलर ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस could not be explained by Werner's theory. अगला थ्योरी वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हमें समझा पाया। इस थ्योरी में सबसे पहली चीज़ मानी गई है कि एक लिगेंड जो है वो लोन पेयर डोनर है और एक मेटल जो है वो लोन पेयर एक्सेप्टर है, और इसके होने से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना, उसका एक नेट स्पेशियल अरेंजमेंट होगा। तो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अब आप हाइब्रिडाइजेशन को रिलेट कर रहे हैं स्ट्रक्चर से। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की गई कॉम्प्लेक्सेस से, उससे कुछ हद तक हमें उनका बिहेवियर, पैरामैग्नेटिज्म कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम। टू एन एक्सटेंट the VBT theory is able to give some justification, but it is more experimental rather than being postulated by the theory itself. देखिए ज़रा ये theory क्या कह रही है। According to this theory, I can see that if the hybridization involves 2 ligands and it is a linear complex, it would be sp hybridized. If there are 3, there is a chance it is going to be trigonal planar sp2. If there are 4 ligands, you have 2 options. It could be tetrahedral sp3 or it could be square planar, which is dsp2. Lastly, if I talk of octahedral, which means 6 ligands about a central metal, it could be sp3d2 or d2sp3. शेप हाइब्रिडाइजेशन से कैसे लिंक होती है, अब ये थ्योरी ने हमें समझा दिया। अब इसे अप्लाई करते वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट जो ऑब्जर्व की गई कॉम्प्लेक्सेस में, उसमें कुछ खास चीज़ें दिखी, और वो ये कि जब आपके पास अमोनिया, साइनाइड या कार्बोनिल लिगेंड्स हैं, तो ऐसे लगता है कि उनकी मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की कम है, लो है। और हमने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर होने की कोशिश कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन से सिर्फ। बट अगर मेरे पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड हैं, तो ये जो है पेयरिंग नहीं कर रहे, और इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट इन कॉम्प्लेक्सेस का ज़्यादा आता है। Now keeping that in mind, if you are going to be working on some nickel complexes, because you will find कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके IIT में over the years निकल के कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं जो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर है। तो पहला हम VBT को निकल कॉम्प्लेक्सेस के पढ़ने में काम करेंगे। कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक मोमेंट स्टडी करने पे एक ऑब्जर्वेशन जो दिखाई देती है कि अगर मेरे पास कार्बोनिल, साइनाइड या अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस है, ऐसे लगता है कि मैग्नेटिक मोमेंट कम है, तो पेयरिंग अप हो रही होगी इलेक्ट्रॉन्स की। और अगर मेरे पास हैलो है, डेरिवेटिव्स या फिर वाटर है, ज़्यादातर ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स है उसकी पैरामैग्नेटिज्म हाई रहती है, मतलब पेयरिंग नहीं हो रही होगी। Keeping these 2 points in mind, let us see what are we going to do with nickel complexes.
जब निकल का क्लोरो कॉम्प्लेक्स देखें तो ज़रा स्टडी करते हैं। सबसे पहले निकल 28 ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ़ यू वर टू ऑब्जर्व निकल इज इन +2 स्टेट। कन्फिगरेशन क्या है? Nickel I know is argon 18, 3d8, 4s2. So when I write nickel +2, I know it's a 3d8 system. जब मैं d8 लिखूंगी, ये समझते हुए कि आपके पास हुंड्स रूल ओबे होगा, तो आपके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन निकल +2 में बच जाएंगे। मुझे क्लोराइड 4 को अप्रोच कराना है इस निकल +2 के आयन पे, तो आगे मेरे पास ऑर्बिटल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है खाली ऑर्बिटल चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट जो हर एक क्लोराइड करेगा। तो इन दैट केस व्हाट डू आई हैव इज द नेक्स्ट वन, 4s खाली है, 4p खाली है। क्योंकि क्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब वो पेयरिंग नहीं करेगा, तो ये 2 अनपेयर्ड रह जाएंगे। और अब ये मैं डिपिक्ट कर रही हूँ एक क्लोराइड का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही दूसरा क्लोराइड, ऐसा ही तीसरा, ऐसा ही चौथा। तो कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करने थे? 4 डोनेट करने थे। मैंने 4 बॉन्ड अब खाली ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाए, जो क्लोराइड बना रहा है निकल के वेकेंट ऑर्बिटल्स के साथ। बट क्योंकि ये कोवेलेंट है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3, क्योंकि ये था 3d, ये था 4s, ये था 4p, तो एक s 3p के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए, ये sp3 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बना। तो शेप ऑफ NiCl4 2- क्या हो गया? Ni 1 2 3 4 क्लोराइड, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना, एंगल 109 डिग्री, 28 टेट्राहेड्रल एंगल। दूसरी चीज़ ऑब्जर्व ये हुई कि sp3 होने के साथ साथ ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे निकल +2 के दिखे। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, पैरामैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मोमेंट कितनी का है? मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज गोइंग टू बी n into n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो आप कहोगे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब 2 into 4 √8 bm इसका मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स स्टडी करें NiCN4 2-। अब वो टेट्राहेड्रल की वो स्क्वायर प्लेनर पैरा के डायामैग्नेटिक स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है निकल साइनो कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये निकल साइनो कॉम्प्लेक्स में फिर से वैसे ही शुरू करें, निकल 28, आर्गन 18, 3d8, 4s2, ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से चेक करो, निकल की +2 स्टेट है, तो वैलेंस से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, आर्गन 18 3d8 सिस्टम है। साइनाइड माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब पेयरिंग करेगा, कॉजेज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या लिखूं? पहले तो d8 सिस्टम फिर से बना दें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया मेरे पास निकल +2 3d8 सिस्टम। बट क्योंकि साइनाइड पेयरिंग करता है, तो ऑब्जर्व ये हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हो जाएं, तो मेरे पास आगे s खाली है, p खाली है, बट बिकॉज ऑफ दिस पेयरिंग एक d भी खाली है। तो ऑब्जर्व क्या हुआ? मेरे पास सिस्टम बन गया बना d8 सिस्टम, निकल पेयर्ड, एक d खाली है, एक साइनाइड आया इसमें, अगला एक s खाली है, साइनाइड दूसरा, फिर 2 और लाने पड़ेंगे साइनाइड मुझे, क्योंकि मुझे टोटल कितने चाहिए? 4। सो व्हाट इज दिस? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन बताओ, एक d, एक s और 2 p। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन है निकल +2, बट लिगेंड बदलने से ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट इसका अब 0 हो गया। साइनाइड ने पेयरिंग की होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अब मेरे पास कॉम्प्लेक्स की शेप बदल गई। बताओ जी dsp2 मतलब क्या शेप? इट वर्क्स आउट टू बी अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स with a 2- charge. It is going to be diamagnetic because all the electrons have been paired up.
तो अब जब आप क्वेश्चन आंसर करें निकल के कॉम्प्लेक्सेस क्लोराइडो और साइनो में, देखो बिहेवियर एक टेट्राहेड्रल और दूसरा स्क्वायर प्लेनर। अब तीसरा कॉम्प्लेक्स NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनिल 0। अब मैं चाहती हूँ आप अपने आप पहले बनाएं, फिर हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज कंपेयर करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। कॉम्प्लेक्स पे फोकस करते हैं। क्या आपने यही कुछ किया है? निकल टेट्रा कार्बोनिल 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो मिल ही गई ना, 0 है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल लिगेंड था। तो अगर वो 0 है, मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब पेयरिंग करेगा। तो अगर पेयरिंग होगी, आपके पास निकल में D8 इलेक्ट्रॉन्स थे और S में 2 थे। क्योंकि निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3D4S वैसे के वैसे ही भरे हुए हैं, बट क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पहले ये दोनों पेयर हुए होंगे। जैसे ही पेयर होंगे, एक D खाली, S के इलेक्ट्रॉन्स D में, डीजेनरेसी बढ़ने से फायदा होगा तो वो शिफ्ट हो गए होंगे। तो निकल नाउ बिकम्स ऑन पेयरिंग a D10 सिस्टम बिकॉज इट इज निकल 0। आगे अब मुझे कितने लिगेंड जोड़ने थे? हर एक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर करता है तो S खाली, P में 3 खाली, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा, तीसरा, चौथा लिगेंड बन के आया है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 कंप्लीटली डायमैग्नेटिक, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप कहोगे शेप ऑफ NiCO4 is going to be tetrahedral, angle 109 degrees 28 minutes. Special property, it is also going to be diamagnetic. बहुत अच्छे रिजल्ट। निकल के तीनों कॉम्प्लेक्स, तीनों के अंदर 4 लिगेंड, बट देखो आपके पास क्लोरो एक टाइप का टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक, साइनो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक, एंड थर्ड आपने पढ़ा निकल कार्बोनिल इज गोइंग टू बी अगेन टेट्राहेड्रल बट डायमैग्नेटिक। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, अब आप एक टेबल बनाएं ताकि आप तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, उनका बिहेवियर, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट याद कर लें, क्योंकि दीज 3 कॉम्प्लेक्सेस आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन अ मैच द फॉलोइंग टाइप और गिविंग a search and reasoning type kind of question in your competitive. It is also equally important for your board because this is not going to be missed come what may. Next चलते हैं octahedral कुछ complexes पढ़ते हैं. Next complex iron 26, argon 18, 3d6, 4s2, oxidation state check करो, x -6 is -4, x is +2. तो अगर ये +2 स्टेट है तो वैलेंस के 4s इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो आयरन +2 इज आर्गन 18, 3d6 सिस्टम। When you have cyanide, I remember it is a strong field ligand. मतलब क्या? It is going to cause pairing. अगर मैंने लिखा आयरन 3d6 है तो I should have written according to Hund's rule it should have been Fe+2 D6 ऐसा होना चाहिए, बट क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड मैंने कहा क्या हो गया होगा? पेयरिंग हो गया होगा। तो बैक पेयरिंग करते वक्त अब हो गया 3d6 पेयर्ड सिस्टम। अब मुझे कितने लिगेंड लगाने थे? क्योंकि मैंने कहा 6 साइनाइड आने चाहिए, तो आपके पास D में 2 खाली हैं, आगे एक S में खाली है और P में भी मुझे 3 और चाहिए। तो आई विल से साइनाइड 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मैंने जोड़े। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। अब D2 क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये अंदर का 3d ऑर्बिटल उसने बॉन्डिंग में इस्तेमाल किया और आगे 4d अभी इस्तेमाल नहीं किया। ये कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे d में। तो आपको खाली d में 2 ऑर्बिटल चाहिए थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के, जैसे मुझे मिले आपने कहा ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट? डायामैग्नेटिक। व्हाट एल्स?
the shape is going to be octahedral, which is FeCN6 4 minus, and it is diamagnetic. अब मैं चाह रही हूँ आप प्रिडिक्ट करो कि FeF6 3 माइनस कैसा होगा, डायमैग्नेटिक कि पैरामैग्नेटिक, वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड. ऑक्टाहेड्रल तो दिख ही रहा है क्योंकि 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल. आई वांट यू टू टेल मी इज इट इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक मोमेंट को ध्यान में रखते हुए. आयरन 26, कन्फिगरेशन क्या, आर्गन 18 3d6 4s2. ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, x -6 is -3, x is +3 स्टेट. तो +3 मतलब आर्गन 18 वैसे ही रहने दें, 3d5 4s0, 2 इधर से निकाले, 1 इधर से. तो आयरन है +3, d5 सिस्टम बनाते हैं. क्योंकि ये कहा गया है कि फ्लोराइड है साथ में, फ्लोराइड इज अ वीक फील्ड लिगेंड, ध्यान रखते हुए पेयरिंग तो नहीं हो पाएगी, तो d5 वैसे ही रहा. हाई पैरामैग्नेटिज्म क्योंकि पेयरिंग नहीं करने दे रहा फ्लोराइड. आगे s खाली, p खाली, और d कौन सा d, 4d. तो 1 2 3 4 5 और 6, sp3d2 hybridization using fluoride as a ligand. ये तो समझ आएगी हमें. बट अब कौन सा d, मैंने ये तो नहीं कहा d2sp3, I've said sp3d2 which means outer d orbital, 4d इस्तेमाल हुआ. और जब पैरामैग्नेटिज्म हाई रहेगी, पेयरिंग नहीं होगा, अंदर वाले d ऑर्बिटल नहीं मिलेंगे, तो हम कहेंगे ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था. तो फ्लोराइड्स हों, क्लोराइड्स हों, तो ये मैं चाह रही हूँ कि हम समझ लें, कनेक्ट करें कि वीक फील्ड लिगेंड्स जो है पेयरिंग नहीं करने के कारण हाई मैग्नेटिक मोमेंट एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस देंगे. जहाँ पे आपके पास चांस है कि पेयरिंग हो जाए, वहाँ पे आपको लो मैग्नेटिक मोमेंट वाले और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस मिलने वाले हैं. आई होप ये वाली थ्योरी, जितने हमने एप्लीकेशन टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल के किए, अब आप प्लीज़ अप्लाई करें सारे क्वेश्चंस करने में, ध्यान रखते हुए जो हमने डिटेलिंग की रिगार्डिंग द टाइप ऑफ लिगेंड, व्हेन इट कॉजेज पेयरिंग एंड व्हेन इट डज नॉट. लास्ट थ्योरी लेते हैं, वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वैलेंस बॉन्ड से बिल्कुल अलग थ्योरी है, क्योंकि ये मान रही है कि एक मेटल आयन जो है वो लिगेंड को अट्रैक्ट कैसे कर रहा है, एज पॉइंट चार्जेस. There is no such thing as a covalent bond formation in this theory. It simply believes that the central metal ion is attracting the lone pair of electrons from a charged or an uncharged species which is electrostatically. तो अगर ऐसा है तो अब हम बात करेंगे कि बाहर वाले लिगेंड्स जो हैं सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कैसे कर रहे हैं, और उस बेसिस पे हमारे पास जो d ऑर्बिटल है वो अब डीजेनरेट नहीं रह रहा, वो स्प्लिट हो रहा है लेवल्स में, और उसके कारण अब हम मैग्नेटिक मोमेंट और कुछ हद तक कलर को भी बहुत अच्छी तरह समझा पाएंगे. लेट अस टेक फर्स्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाइड टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ऑक्टाहेड्रल फील्ड कैसे अप्रोच करता है, तो हम कहेंगे क्या ऑक्टाहेड्रल फील्ड आएगा कि अगर मेरे पास एक स्क्वायर बेस के ऊपर 4 लिगेंड एक प्लेन में आ रहे हैं, एक ऊपर और नीचे से आ रहे हैं, हम इसे ऑक्टाहेड्रल फील्ड कहेंगे. मैंने रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 एक प्लेन में आ रहे हैं, एक ऊपर और नीचे से आ रहे हैं, ये एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड है. अगर ये भी मान लिया जाए कि इनका एंगल रिस्पेक्टिव टू ईच अदर 90 है, तो मैं अगर इसे एक्स एक्सिस मान रही हूँ, इसे y एक्सिस मान रही हूँ, और इसके ऊपर z एक्सिस मान रही हूँ, कैन आई से द अप्रोच ऑफ 4 ऑफ द लिगेंड्स is going to be along one plane which is on the axis x and y and 2 on the z axis. Now let us study what the orbitals, the d orbitals on the metal ion are like. एक central metal के ऊपर जो d orbitals हैं वो spherically symmetrical है. देखो ज़रा, मैंने कहा x और y एक्सिस के ऊपर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, dz स्क्वायर जो है वो z के ऊपर along the axis है. इन बिटवीन द 3 एक्सिस जो 90 के एंगल पे हैं, मेरे पास x y के बीच में, y z के बीच में और x z के बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द 5 डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स है. अगर इस सारे को एक साथ इमेजिन करूं तो ऐसा नहीं लग रहा है ये स्फीयर बन गया.
ऑन द एक्सिस भी है, इन बिटवीन द एक्सिस भी है और स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। तो जब एक d ऑर्बिटल जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, अगर एक फील्ड लगे और वो भी स्फेरिकल हो, तो सारे के सारे जो d ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर बढ़ेगी, अगर रिपल्शन क्योंकि बराबर हो रही है। बट अगर फील्ड सिमेट्रिकल ना आए, स्फेरिकल ना आए, तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं उनके ऊपर रिपल्शन अलग होगी। जो इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है वो ज़्यादा या कम इफेक्ट होंगे डिपेंडिंग ऑन द फील्ड इफ इट इज़ नॉट स्फेरिकल। इमेजिन करते हैं अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड आ रहा है तो कौन से लिगेंड इन पांचों में से ज़्यादा इफेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है और पॉइंट चार्जेस भी अलोंग द सेम एक्सिस आ रहे हैं तो रिपल्शन बढ़ने वाली। Now let's imagine. I have on the x and y axis a dx square y square orbital. I have on the z axis a dz square. I had just said कि field कैसे आ रहा है? Field आ रहा है along one plane और मैंने इसको x, इसको y axis कहा, तो ये orbital कौन सा रहा? dx square minus y square is this orbital, जिसके along एक octahedral field की approach 4 लिगेंड इस प्लेन पे आ रहे हैं। दोबारा से देखें, अप्रोच देखते हैं। आपके पास 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, 4 लिगेंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल को अप्रोच कर रहे हैं, जो कौन से प्लेन में? x और y प्लेन में है। ऊपर एक dz स्क्वायर ऑर्बिटल हमने डिफाइन किया था, जिसके ऊपर 2 और आ रहे हैं लिगेंड, वो है dz स्क्वायर को। ये जो फील्ड है क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं है, तो क्या ये पांचों जो d ऑर्बिटल में से 2 के ऊपर रिपल्शन ज़्यादा नहीं होगी? तो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दिस। मैं ये कह रही हूँ कि सारे d ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल थे जब कोई फील्ड नहीं लगा। जब आपने एक स्फेरिकल फील्ड लगाया, अभी भी वो डीजेनरेट रहे। कौन से ऑर्बिटल? वही dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, dxy, dyz, dxz, सेम एनर्जी। बट अब फील्ड कैसा आ रहा है? ऑक्टाहेड्रल, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे से। तो ये अब स्फेरिकली सिमेट्रिकल ना होने के कारण अब लिगेंड्स 2 में बट गए। 2 ऑर्बिटल्स जिस पे लिगेंड डायरेक्ट अप्रोच कर रहे थे वो थे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल हो गए, और जो ऑर्बिटल जिनके ऊपर डायरेक्ट अप्रोच हुआ ही नहीं वो थे 3 dxy, dyz and dxz. Now this triply degenerate system is called a T2G and this is called an EG system. आप ये कह रहे हो कि अब जो d ऑर्बिटल जिसे आप 5 बराबर एनर्जी के मानते थे अब 2 में स्प्लिट हो गए हैं। एक है 3 डीजेनरेट वाला T2G सिस्टम और 2 ऊपर हैं एनर्जेटिकली हाई पे और वो है EG सिस्टम। और ये जो रेज हुआ है और ये जो लोअर हुआ है इसके बीच में जो गैप है उसको कहते हैं हम ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। नाउ इफ द मेटल आयन इज अ D1 सिस्टम, तो सपोज मैंने कहा TiH2O6 3+ इज पर्पल। तो दोबारा से रिवाइज करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, तो ये है हमारे पास सिस्टम 22, आर्गन 18, 3d2 4s2। जब मैंने कहा 3+ तो एक D1 सिस्टम बच गया। तो आपके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन D1 सिस्टम मुझे मिलता है टाइटेनियम 3+ में, बट कौन सा फील्ड? 6 देख रहे हो, ऑक्टाहेड्रल फील्ड। दूसरी चीज, अब हम नोट करें वाटर को हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने कहा था वो वीक फील्ड सिस्टम है। बट अब आप कहोगे इलेक्ट्रॉन एक पेयरिंग की बात कहाँ से हुई? नाउ प्लीज पे अटेंशन। व्हेन आई टॉक ऑफ अ सिस्टम लाइक दिस, आई हैव अ D1, मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया एक T2G लेवल में। तो अब मैं कह रही हूँ कि ये कलर होने का कारण क्रिस्टल फील्ड कैसे समझा रही है? इसलिए समझा रही है क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी गैप है बिटवीन T2G एंड EG अगर विजिबल रीजन में है
तो वो अब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन विजिबल में से कोई एक फ्रीक्वेंसी। इन दिस केस वो एक ग्रीन येलो रीजन में से अब्जॉर्ब कर रहा है। इस एब्जॉर्बेंस से जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो सोल्यूशन में पर्पल इम्पार्ट कर रहा है, और इसीलिए मुझे टाइटेनियम +1 के कॉम्प्लेक्सेस वाटर जो एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड जनरेट कर रहा है पर्पल दिखते हैं। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ कलर क्रिस्टल फील्ड ने कैसे समझाया? डी ऑर्बिटल बराबर नहीं रहा, 2 में स्प्लिट हुआ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है किसी भी लेवल में तो आपके पास अगर वो विजिबल रीजन से एनर्जी अब्जॉर्ब करके जंप करेगा फ्रॉम लोअर टू अ हायर लेवल, वो अगर अब्जॉर्बेंस विजिबल रीजन में है मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देने वाला है। इज द ब्यूटी ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कुछ केस लेते हैं। अब ये जो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ये किस पे डिपेंड करेगी? तो आपके ना मॉड्यूल में एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बता रही है कि अगर वो कार्बोनिल या साइनाइड कॉम्प्लेक्स है ये गैप बड़ा है, बट अगर ये फ्लोराइड है या ये क्लोराइड है ये गैप कम है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज is going to tell you how much is going to be this splitting which you have to memorize the order for, क्योंकि पूछा जा सकता है अरेंज द फॉलोइंग आ सकता है। बट इसका कारण ये है कि आप ये देखेंगे कि जो कार्बन टाइप ऑफ लिगेंड्स होंगे वो ज़्यादा डोनेटिंग होने के कारण रिपल्शन ज़्यादा करेंगे, और जो हैलोजेंस है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण गैप को कम रखेंगे। एक कारण तो ये है, बट एक और कारण भी है, और वो है कि अगर कोई लिगेंड एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा जैसे कि Cn- या CO, वो इतनी हाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसलिए आ गए कि वो सिर्फ डोनेट नहीं करते, वो वापस अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करते हैं और डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट करने से कॉम्प्लेक्सेस जो हैं स्टेबलर होते हैं, और इसीलिए वो स्प्लिटिंग ज़्यादा करेंगे। तो व्हेन आई से pairing up of electrons will take place in a D4 system, not before that. I hope you understand why. क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि D1 अगर ये है, D2 ये होगा, D3 ये होगा, पेयरिंग का तो मतलब ही नहीं है ना। तो D3 तक कोई पेयरिंग नहीं है। कहाँ से ऑक्टाहेड्रल फील्ड में पेयरिंग हो सकती है? वो D4 का केस होगा कि अगर ये गैप कम है तो D4 ऊपर चला जाएगा, और पेयरिंग अप एनर्जी अगर ज्यादा रही, गैप ऑक्टाहेड्रल कम रहा, तो D4 इज दिस। बट द ऑप्शन कुड बी इफ दिस इज अ साइनाइड काइंड ऑफ लिगेंड, दिस गैप इज हाई, देन व्हाट विल हैपन टू D4? It would not have this ability to reach the higher Eg level. Instead, वो पेयरिंग अप कर देगा। तो अब हम ये देखें कि D4, D5, D6 सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लिगेंड वो अब क्या हो सकता है? अ D4 सिस्टम फॉर अ साइनाइड वुड बी गैप ज्यादा हो गया, पेयरिंग हो गई, और अगर वो फ्लोराइड है गैप कम रहा तो कहाँ चला गया? वो ऊपर चला गया। तो डू यू ऑलरेडी कोरिलेट कि आपके पास साइनाइड से क्यों आपको मैग्नेटिक मोमेंट कम मिला? क्योंकि वो पेयरिंग करता है, क्रिस्टल फील्ड गैप ज्यादा है, इसीलिए वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बना रहा था। फ्लोराइड का क्योंकि गैप कम था इसलिए 1, 2, 3, 4 और 5 ऊपर इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसलिए गैप कम होने से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा रहा और उसने आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाए होंगे। अब लास्ट एक केस पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल फील्ड में हो रही हो तो वो कैसे दिखेगा? एक टेट्राहेड्रल फील्ड इन अ लैटिस, तो मैं ये कहूँगी कि आपके पास ये 4 लिगेंड टेट्राहेड्रली अप्रोच कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। पर अगर हम फील्ड वैसे ही रिप्रेजेंट करें जैसे मैंने ऑक्टाहेड्रल में डिफाइन किया था, तो हम कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड, तो ऐसे लग रहा है कि अब कोई भी ऑन दी एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस डायरेक्ट अप्रोच ऑफ लिगेंड नहीं है। वो सारे के सारे अप्रोच कहाँ कर रहे हैं? इन बिटवीन दी एक्सिस, और वो भी डायरेक्ट क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास एक्स, वाई और जेड जो एक्सिस हैं वो तो 90 के एंगल पे हैं, और लिगेंड्स किस एंगल पे आ रहे हैं? 109 डिग्री 28 पे आ रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम ये हुई, लिगेंड्स हैं 4, अप्रोच वो करें टेट्राहेड्रली, और टेट्राहेड्रल एंगल है 109 डिग्रीज 28, but orbitals हैं at an angle of 90, which means none of the ligands are directly approaching these orbitals. Secondly, जो dx square minus y square या dz square था उसके ऊपर तो अप्रोच है ही नहीं, in between the axis थोड़ी सी तो फिर भी मुझे दिखाई दे रही है।
गोइंग बाय दैट क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर d ऑर्बिटल पहले पांचों डीजेनरेट थे, जब मैंने स्फेरिकल फील्ड लगाया वो सारे के सारे बराबर रेज हुए होंगे, बट अब फील्ड देखो कैसा लगाया है मैंने, स्मॉल t मीन्स टेट्राहेड्रल फील्ड। इसका ये मतलब है कि अब जो अप्रोच है वो इन बिटवीन द एक्सिस ज़्यादा है और dxy, dyz, dxz नाम लिखें, dxy, dyz, dxz T2G के ट्रिपली डीजनरेट लेवल्स रहे और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर पे कोई भी डायरेक्ट अप्रोच ना होने के कारण अब ये EG पेयर नीचे आ गया। तो जब टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हुई हो, मैं ये कह रही हूँ कि डेल्टा T tetrahedral splitting is going to be approximately 4/9 of delta O. Octahedral splitting का 4/9th टाइम है। तो इसका कारण क्या रहा होगा? पहला होगा कि आपके पास एक में 4 एक में 6 लिगेंड, तो 2/3 कंट्रीब्यूशन जो है वो हो गया लेस होने का, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स एक में मेरे पास थे 6 और दूसरे में 4, तो 2/3 कंट्रीब्यूशन कम। और दूसरा 2/3 कंट्रीब्यूशन कम इसलिए हुआ होगा क्योंकि वहां पे अप्रोच डायरेक्टली ऑन द ऑर्बिटल्स थे, यहाँ पे इन बिटवीन द ऑर्बिटल्स होने के कारण द अप्रोच इज गोइंग टू बी अ लिटिल लेस एम्फेटिक एंड इसीलिए स्प्लिटिंग कम हो रही है। तो बहुत छोटा सा गैप है टेट्राहेड्रल एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, और इसीलिए हम हाई फील्ड एंड लो फील्ड एंड लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की टेट्राहेड्रल में बात नहीं करते। बेस्ड ऑन वॉट आई हैव टॉट यू, अब आप एक काम करें, मॉड्यूल के पीछे वाले एग्जाम्पल जो मैंने टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के दे रखे हैं, कुछ और कैलकुलेशन जो मैग्नेटिक मोमेंट पे बेस्ड है ऑन दीज कॉम्प्लेक्सेस, सब आपके मॉड्यूल में कुछ पास्ट ईयर पेपर के फॉर्म में दे रखी हैं। सो मेक श्योर यू डू दीज वेल। और मुझे ये उम्मीद है कि ये वाला चैप्टर अगर आप मॉड्यूल से पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, एक दो बारी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है और आप बहुत अच्छा इसमें करने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू।